अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। इस्लामी ममालिक में अफगान बहरान से निपटने के लिए इंसानी ट्रस्ट फंड कायम करने पर इत्तफाक हो गया। ओआईसी इजलास 41 साल बाद पूरी उम्मा इस्लामाबाद में जमा हुई। इस्लामी ममालिक अफगानिस्तान की इमदाद पर मुत्तफिक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दुनिया अफगान अवाम और तालिबान को अलग करके देखे। सऊदी अरब का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान कर दिया। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ साबिक वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब मौजूद होंगे और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा परवेज़ साहब भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि दुनिया अफगान अवाम और तालिबान को अलग करके देखे, ये वज़ीर आज़म साहब का कहना है। जबकि फजलुर रहमान साहब का इस हवाले से एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को कबूल कर लिया तो अब हम उनके लिए नाकाबिले कबूल नहीं होंगे। अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिले कबूल होंगे, ये कहना है फजलुर रहमान साहब का। क्योंकि कहा यह जाता है, उन्होंने कहा मजहबी जमातें काबिल कबूल नहीं है अमेरिका के लिए, तो उन्होंने कहा तालिबान को जब उन्होंने कबूल कर लिया तो फिर यहाँ अगर हमारी हुकूमत आती है तो फिर हम क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। ओआईसी का जो इजलास हुआ 41 साल बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा वज़ार ख़ासतौर पर एक इतना बड़ा इजलास जिसमें दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए हैं। 41 साल बाद ये मुमकिन हुआ। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ था और अब जाकर ऐसा हुआ है। इस्लामी ममालिक अफ़गानिस्तान की इमदाद पर मुत्तफ़िक़ हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले सकता है अगर अब भी इमदाद न की गई। खाना जंगी भी हो सकती है और बड़े पैमाने पर इनखला भी हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का ये कहना है कि दुनिया में इस्लामोफोबिया भी बड़ा मसला है और अब तक है। ये बहुत अहम बात की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कि दुनिया में इस्लामोफोबिया भी बड़ा मसला है। अब ये किस तरह बड़ा मसला है, ये हल किस तरह होगा, इस हवाले से इस्लामी ममालिक को क्या करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम का जो चेहरा पेश किया जाता है यूरोप अमेरिका के सामने वो कुछ और है, या ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का काम है, या हमारे सियासतदानों या रियासत के ज़िम्मेदारों का काम है, जितने भी इस्लामी कंट्रीज़ है उनके कर्ता धर्ताओं का काम है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से जो इतना बड़ा मसला है इस हवाले से बेहतर तौर पर उनको बताएं। और इसके अलावा हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे केपीके इलेक्शन के हवाले से भी। बल्दियाती इलेक्शन जहां अपसेट हुए हैं बहुत बड़े, और वहां गवर्नमेंट मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े जो बुर्ज थे वो उलट गए हैं और वहां शिकस्त तस्लीम की है पीटीआई के रहनुमाओं ने। फजलुर रहमान साहब ने इस हवाले से कहा कि तहरीक इंसाफ की शिकस्त से साबित हो गया कि आम इंतखाबात में धांधली हुई थी। और जरदारी साहब ने कहा जी पहले दिन कह दिया था चूं चूं का मुरब्बा नहीं चलेगा। पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया। हमने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए लेकिन वो भी हार गए, शौकत यूसुफजई। अब इस पर हम बात कर रहे हैं ओआईसी इजलास के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद है, मुस्तफ़ा परवेज़ साहब मौजूद। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मोइनुद्दीन हैदर साहब क्या कहेंगे, ओआईसी इजलास 41 साल बाद पूरी उम्मा इस्लामाबाद में इकट्ठी हुई है और इत्तफाक किया गया है इंसानी ट्रस्ट फंड कायम करने पर, और पाकिस्तान की कोशिश थी, किस तरह देख रहे हैं सर इसको आप? मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और अहम पेशरफ्त है, और जिससे दो तीन बातें जाहिर होती हैं कि मुस्लिम उम्मा को अपने जो मेंबर ममालिक हैं उनकी तकलीफ़ों का, परेशानियों का एहसास है, और ख़ुसूसन जो अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है वो उससे बाखबर हैं और उसका कोई हल खातिर खा निकालना चाहते हैं, और इसलिए वो सर जोड़ कर बैठे हैं। दूसरी बात यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान तनहा रह गया सफारती महाज पर और पाकिस्तान ज़्यादा लोगों से राब्ते नहीं है। लेकिन आपने देखा कि बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर 57 ममालिक के वफूद या उनके वज़ीर ख़ारजा तशरीफ लाए और बहुत अच्छी मीटिंग रही, अच्छी बात उसके अंदर हुई और पेशरफ्त भी हुई। ट्रस्ट फंड भी कायम किया, क्योंकि वहाँ बैंकिंग चैनल आजकल काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस्लामिक बैंक ने कहा कि हम वहाँ स्पेशल अकाउंट खोलेंगे जिसके जरिए से बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकेंगी। और इस मौके को जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक के वफूद मौजूद थे, इमरान खान साहब ने दो तीन अच्छे पैगाम दुनिया को दिए। नंबर एक तो इस्लाम फोबिया के बारे में कि वेस्ट को चाहिए कि वो इस्लाम के मज़हब को समझे और
जो है ऐसी काम ना करे जिससे लोगों की दिल आजारी हो, मुसलमानों की, और आपस में झगड़े बढ़े और नफरत बढ़े, और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर ये काम ना करे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि टेररिस्ट जिस तरह है, आपने देखा न्यूजीलैंड में जो हुआ और बाकी जगहों पर भी होता रहता है, कि इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। टेररिस्ट हर कौम में और हर खित्ते में मौजूद हैं। और चौथी जो बात अहम उन्होंने की, वो कश्मीर के बारे में दुनिया को याद कराया, फलस्तीन के बारे में कि यूनाइटेड नेशन जो करारदादे हैं और वहाँ लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, उस सिलसिले में दुनिया को थोड़ा इस सिलसिले में भी तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसको हम कह सकते हैं कि ये कामयाब कॉन्फ्रेंस थी और पाकिस्तान की इससे इमेज इंप्रूव होगी और इससे अफगानिस्तान के लोगों को जरूर रिलीफ मिलेगा। और ये जो बात हुई है कि जी इस वक्त ये ना सोचें कि तालिबान को लोगों को उनने हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं किया अभी तक, लेकिन मसला तो ये है कि वहाँ आवाम भूखे मर रहे हैं, फाके कर रहे हैं, वहाँ सर्दियों में उनके पास कपड़ों की और कंबलों की कमी है। तो उसको इंसानी नुक्ता नजर से देखें इस वक्त, बाकी बातें छोड़ दें कि जी रिकग्नाइज है कि नहीं है वो देखते रहेंगे बाद में। तो एक ये पॉइंट भी मतलब के अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात सर, बिल्कुल दोस्त है आपकी बात, इसमें एक अहम पॉइंट ये भी है कि अफगानिस्तान की जो माशी बदहाली है, क्या आप ये समझते हैं कि वहाँ इस माशी बदहाली की वजह से दहशतगर्दी भी फैल सकती है? बिल्कुल फैल सकती है। जब लोग वहां देखेंगे खाने पीने को नहीं होगा तो वो सब तरफ निकल के भागेंगे, जिन जिन से बॉर्डर मिलते हैं उनके उनके मुल्कों में जाएंगे, वो रोकेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान ने तो कह दिया कि हमने तो साल से बहुत अफगान महाजरीन को लुक आफ्टर कर लिया, अब हमारे माशी हालात ऐसे नहीं है कि हम और अफगान महाजरीन को संभाल सकें। तो इसलिए दुनिया को अपना सबको अपना रोल अदा करना चाहिए इस सिलसिले में। अच्छा, इस्लामी ममालिक आए, बहुत सी बात है, खुशाइंद बात है, 41 साल के बाद उम्मा जमा हुई पाकिस्तान में, लेकिन सर क्या ये बात भी थोड़ी काबिल तशवीश नहीं है कि 56 ममालिक में से सिर्फ 27 आए हैं सर, बाकी नहीं आ सके, जानबूझकर नहीं आए? नहीं, कहीं पर जो देखें बहुत सारे वजीर खारजा आए हैं, कहीं डिप्टी वजीर खारजा है और कहीं पर वफूद आए हैं। और इसमें वेस्टर्न साइड से भी लोगों के नुमाइंदे, वर्ल्ड बैंक के और दूसरे जो है अदारों के भी नुमाइंदे मौजूद थे। इस लिहाज से इसको नुमाइंदा इजलास कहा जा सकता है। अब बांग्लादेश के वजीर खारजा सुना उनको कोविड हो गया, वो ना आ सके। अच्छा सर, ये बात इमरान खान साहब ने कही कि दुनिया अफगान अवाम और तालिबान को अलग करके देखे। जी हाँ, वो इसीलिए कह रहे हैं कि इस वक्त आप ये ना देखें कि भाई तालिबान जो है उन्होंने अकलियतों को हुकूमत में शामिल नहीं किया, हजारस को, ताजिक को या नॉन पश्तो स्पीकिंग को। और ये ना देखें कि उन्होंने कैबिनेट में कोई खवातीन वजारत में नहीं ली या उन पर आला तालीम के दरवाजे फिलहाल पॉलिसी के मुताबिक नहीं खोले। तो इन सिलसिलों में फिलहाल ना पड़े। इस वक्त तो जो वहाँ भूख और अफलास और परेशानी है उसको दूर करने का सोचें, तो ये बिल्कुल सही अप्रोच है। ये बातें बाद में होती रहेंगी तय, ये बाद में तय होती रहेंगी। इम्तियाज आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। सर, आप किस तरह देख रहे हैं कि ये कामयाबी है पाकिस्तान की ओआईसी इजलास से 41 साल बाद पूरी उम्मा को इस्लामाबाद में जमा करना? होना था, सऊदी अरब में नहीं हुआ, इस्लामाबाद में हो गया। इसमें बड़ी कामयाबी क्या है? हम तो अपनी पॉलिसी का खमियाजा भुगतने की मुबारकबादें वसूल करने के बड़े शौकीन हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया होने जा रहा है अफगानिस्तान में। अमेरिका और यूरोप वहां से चले गए हैं, नेटो की फोर्सेस चली गई हैं। अब हमें उनकी इमदाद की जरूरत है। पहले हम शामिल थे अफगान तालिबान के साथ उन्हें भगाने में, अब हमारे पास ढेला है, न पैसा है, न कुछ और है कि हम अफगानिस्तान को उसके मुताबिक खड़ा कर सके। अफगान तालिबान भी अब अमेरिका की और मगरिब की इमदाद चाहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ $300 मिलियन का ऐलान किया है सऊदी अरब ने, और $30 मिलियन पाकिस्तान के हैं। और कुछ वर्ल्ड बैंक पहले ही कर चुका है इससे ज्यादा का इंतजाम। लेकिन ये जो मैं पूछना ये चाहता हूँ, मोइन साहब बैठे हैं, कि क्यों अमेरिका और मगरिब तालिबान की हुकूमत को खड़ा करेंगे, क्यों सहारा देंगे?
क्यों सहारा देंगे, ये बड़ा और सवाल ये है। तालिबान की हुकूमत है, ये कौन सा नमूना है इस्लाम का जो लेकर आए हैं, और वो अकड़े हुए हैं इस बात पे कि भाई औरतों को न स्कूल और न कॉलेज जाने देना है, न नौकरी करने देनी है। ये कौन सा इस्लाम है? मोइन साहब ये किसी पर मुल्कों में, ओआईसी में कि किसी मुल्क में ये इस्लाम लागू है जो तालिबान लागू कर रहे हैं, इसका असर पाकिस्तान में भी होगा। पाकिस्तान पर असर आप बिल्कुल देखें कि होगा। पाकिस्तान में इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होने हैं। लेकिन इम्तियाज साहब यही तो यहाँ बात कर रहे हैं 10 लाख मोइन साहब अफगान भी। महाजिर जी। सर मोइन साहब ये कह रहे हैं अगर इमदाद नहीं की गई, मुआशी बदहाली की वजह से दहशतगर्दी भी फैल सकती है और ये लोग फिर जाहिर इखला करेंगे वहां से, तो पाकिस्तान को भी खतरा तो तो होगा। हम दुनिया को डराना चाह रहे हैं। देखिए ना, हमारा ये पुराना तरीका है और ये मोइनुद्दीन हैदर साहब से पूछना चाहिए। अच्छा, फिर दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, अच्छा फिर महाजिर आ जाएंगे। हम दुनिया को डरा रहे हैं किस बात से? हमारे पास दहशतगर्दी और महाजिर क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का? हम दुनिया को डरा रहे हैं। दुनिया भर में लोग देखें क्या हुआ है, पूरे अफ्रीका में क्या हुआ है, सर आप ये समझ रहे हैं, इराक में क्या हुआ है, लीबिया में क्या हुआ है, सर ये क्या इंतबा, फर्क पड़ा अमेरिका को? सर इंतबा है, ये डरा रहे हैं। मोइन हैदर साहब आपको भी ये लगता है? ये कहते हैं हम डरा देंगे अमेरिका को और मगरब को। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है। मोइन हैदर साहब अच्छा, मोइन हैदर साहब को गालबन आवाज नहीं आ पा रही। मुस्तफा बलोच साहब क्या कहेंगे इस पर? आप जो बात कर रहे हैं और इस इजलास के हवाले से इम्तियाज आलम साहब तो क्लियर बोल रहे हैं जी, ये तो फिर डरा किसको रहे हैं आप, ये कह के कि जी माशी बदहाली हो सकती है तो फिर दहशतगर्दी फैल सकती है, बड़े पैमाने में निकला हो सकता है। नहीं, आई सेकंड विद इम्तियाज साहब, बहुत उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस दिया इस पे। और मैंने बेसिकली एक आर्टिकल भी इसी पे लिखा था कि दिस रिकंसिलिएशन इज अ फ्यूटाइल रिकंसिलिएशन। आप जो मतलब आप पहले, सबसे पहले तो वन शुड पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसको तो हम देखें, और उसके अलावा जो आप जो माजी में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम तो एक एज अ टूल यूज हुआ है हमेशा, पर आज भी अगर हम इस चीज की आफ्टर मैथ देखें तो जो नुकसान हुआ है वो तो पाकिस्तान को हुआ है। अब हम उन्हीं लोगों से बात करें जिन्होंने हमें नुकसान दिया है। आप ये देखें ना, पाकिस्तान में जितनी टेररिज्म हुई, जितना सब कुछ हुआ, तो क्या लोग भूल चुके हैं उन चीजों को? नहीं भूले हैं लोग। हमारी लीडरशिप चली गई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, बाकी एपीएस का वाकया आप ले लें, तो ये जिन्होंने किया आप उनसे बैठ के टेबल टॉक करेंगे, उनसे बात करेंगे, आप अपने यूल बी ऑन योर नीज। इंसानी अलमिया ये जो बात कर रहे हैं, नहीं ये जो इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले सकता है, इसमें तो हकायक है ना। ये जो इम्तियाज आलम साहब ने सवाल तो अच्छा उठाया, हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान के लोगों के साथ हम खड़े हैं, तो उन्हीं के लिए तो इमदाद चाहिए। लेकिन देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन इट। लोगों की सपोर्ट के लिए तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन आप ये देखें कि ये इस वक्त केओस है, इस वक्त एक कंफ्यूजन है, इस वक्त एक समझ लें एक लावा पल रहा है जो कि कब फटेगा कुछ नहीं पता। अभी अफगानिस्तान में किसी को कोई परवाह नहीं है, वेस्ट ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। अच्छा यही तो सवाल है मोइनुद्दीन हैदर साहब, ये इम्तियाज आलम साहब भी ये बात कर रहे हैं, मुस्तफा साहब भी ये बात कर रहे हैं कि सर ये वहाँ ये सब कुछ हम पहले ये लोगों को क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी दहशतगर्दी हो जाएगी, माशी बदहाली की वजह से निकला हो जाएगा ये यूरोप को या अमेरिका को। उन्होंने खास तौर पर कहा है क्यों अमेरिका ये करे और अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है कि मदद करे। उनसे पूछे इम्तियाज आलम साहब से, क्या अमेरिका की जिम्मेदारी है कि मुसलमान ममालिक को बमबारी करके तबाह बर्बाद करे? पहले इराक को, फिर लीबिया को, फिर शाम को, फिर कहाँ, और फिर अफगानिस्तान को रगेदे और बम पे उन पे फेंकता चले जाए और फिर उनके सब चीज बर्बाद करके चल पड़े, बोले मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो दुनिया के लीडर बने हो, सुपर पावर हो, इखलाकियात की बात करते हो, इंसाफ की बात करते हो, तो ये तबाह बर्बाद करने के बाद आपका नहीं बनता कि जिसको गिराया है आपने और जिसको मतलब तहस नहस किया है उसको पैरों पे खड़ा करे। कुछ आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपकी जिम्मेदारी यही है जमहूरियत की कि सब मुल्कों को तबाह करते जाओ? ये क्या तरीका है भाई? ये इम्तियाज आलम साहब से पूछे ये सवाल। इम्तियाज आलम साहब, ये मोइनुद्दीन साहब से पूछना चाहता हूँ कि मुशर्रफ की हुकूमत जो होते हुए इन्होंने अफगानिस्तान की तबाही में अमेरिका के साथ मिलकर कितना बड़ा किरदार अदा किया था, ये खुद जिम्मेदारी लें इस बात की। दूसरी बात ये है, अमेरिका एक साम्राज्य कुव्वत है, उसने मुसलमानों के बेशुमार मुल्क तबाह कर दिए हैं, वो मुस्लिम दुनिया का दुश्मन आपने कहा, दिल्ली बनाया, फिर आपने तालिबान अफगानिस्तान के साथ मिलकर उन्हें यहाँ से जल्दी भगाने की कोशिश की। अब उठाए बोझ उसका,
अब आप पे आ गई, अच्छा आपने तबाही की थी, वो साम्राज्य कुव्वत है, उसका मसला नहीं है, उसके इंपीरियल पावर का दिल नहीं होता और ना ही मिलिट्री पावर का कोई दिल होता है। आपने 40 साल से अजाब अफगानिस्तान का हम पे डाला है मिलिट्री लीडरशिप ने, अब आप भुगते हैं और आप एक और अजाब पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। आप अमेरिका का सारा पिछली अफगान जंग का जो मुजाहिदीन ने लड़ी, जियाउल हक ने लड़ी, उसका बोझ भी हम पे गिर गया और अमेरिका भाग गया। आपको तो तजर्बा मिल गया था कि अमेरिका ने मुड़कर नहीं देखा था अफगानिस्तान की तरफ, और अब ये 30, 35, 40 लाख अफगान बहादरीन को वो यहाँ पे इंटेग्रेट हो गए हैं, यहाँ के हिस्सा बन गए हैं। सर ये वो तो अब कह रहे 20, 25, 30 लाख और आएंगे। आपने इसे महाजरिस्तान बना दिया पाकिस्तान को, ये बनेगा फिर। और ये कि अमेरिका, अब तो आपने अमेरिका के खिलाफ जहाद किया है, तो फिर मुस्लिम उम्मा खड़ी हो साथ, तालिबान के साथ खड़े हो। ये पौने 274 मिलियन डॉलर दे के सिर्फ वो भी सऊदी ने दिया है, इससे अफगानिस्तान का मसला हल होगा। कितना पैसा है इन अरब मुल्कों के पास? ये मुस्लिम दुनिया के 57 मुल्क इकट्ठे हुए थे, $1 बिलियन भी इकट्ठा नहीं हुआ। तो सर मुसलमान बतौर, सर मोइनुद्दीन हैदर साहब तो बात कर रहे हैं कि बतौर मुसलमान अखलाकियात का तकाजा है। इस्लामी ममालिक जिम्मेदारी ले लेना। अब इमरान खान लगे हुए हैं कि ये कल्चर है कि औरतों को स्कूल नहीं भेजना। भाई कौन सा कल्चर है? हमारे पख्तूनख्वा में औरतें तालीम के लिए जाती हैं, इनका इस्लाम अलग है। अफगान तालिबान का जो उन्होंने लागू किया हुआ है, जाहिल किस्म के लोग ले आए, वैशी किस्म के लोग इक़्तिदार में। अब उन्हें जी, अब वो कहते हैं कि जी नहीं आप शरायत की बात ना करें, इंसानी हकूक की बात ना करें, औरतों के हकूक की बात ना करें, पैसे दे देंगे। अच्छा, पहले तैयारी, पहले इन तमाम चीजों पर आप ये कह रहे हैं इम्तियाज आलम साहब कि तमाम चीजों में साहब वो कह रहे हैं जो चीजें इस तरह की हैं, जो पाबंदियां खवातीन पे लगा रहे हैं, नौकरियों पर, तालीम पर, ये तो कम अज कम उनको दूर करना पड़ेगा पहले, वरना तो अमेरिका या यूरोप क्यों साथ देगा? पैसे भी दे रहे और ये जो मर्जी करे, ये कैसे होगा? नहीं, और जब हुकूमत में आए तो हुकूमत में आने से पहले क्या दे डोंट हैव हैड देयर ओन फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी के किस तरह मुल्क चलाएंगे? क्योंकि जिस तरह उनकी जो एग्रीमेंट्स हो रही थी तो उस हिसाब से तो लग रहा था कि दे हैड अ प्लान। सर कुछ लोग तो ये कहते हैं ना, इमरान खान साहब भी, तालिबान भी आ गए, उसके बाद सोच रहे हैं हुकूमत किस तरह चलानी है। साइड पे से जाना है। जी मोइनुद्दीन हैदर साहब जी सर, इम्तियाज आलम साहब ये बात कर रहे हैं कि क्यों अमेरिका और यूरोप मदद करे आपकी, आपने जहाद किया था उनके खिलाफ, तो आप भुगते हैं अब इसको। भाई बात यह है कि एक गरीब मुल्क है अफगानिस्तान, उससे पहले सोवियत यूनियन एक सुपर पावर थी, बुलछड़ दौड़ी 10 साल तक उस मुल्क को रगेदा, और फिर अमेरिका जो है हमने उनका साथ दिया, और वो जो है सोवियत यूनियन को नुकसान उठाना पड़ा, बाद में वो उसके असरात से टूट भी गया। उसके बाद अमेरिका उनको छोड़ के चलता बना, हमको भी छोड़ के चलता बना। अब दोबारा उसको पाकिस्तान की मदद पड़ गई तो फिर आ गया, उन्होंने कहा तुम नहीं हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारा भी तोड़ा बोरा कर देंगे, धमकियां हमें दी। और वो अपना इम्तियाज आलम साहब कहना कि वो साम्राज्य ताकत है, तो साम्राज्य ताकत का काम यही, सब चीज तब बर्बाद करो और कोई चीज बनाओ नहीं, कोई चीज संवारो नहीं। और दूसरी बात है, वह लोग भूखे मर रहे हैं और वहां पर कहत की सी सूरत हाल है, उस पर हर किसी का दिल पसीना चाहिए। हर किसी को जो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियन बनते हैं उनको सबको मदद करनी चाहिए। उनके पैसे $9 बिलियन पकड़ के बैठे हुए वो भी वापस नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ी जाती जुल्म है ना। इम्तियाज आलम साहब, सर इंसानी हमदर्दी, अखलाकियात, ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे साहब कह रहे हैं। जी I would like to add one point कि अगर उनसे आपने कुछ एक्सपेक्ट करना था तो आप ये देखें, अगर उन्होंने कुछ करना ही होता अफगानिस्तान के लिए तो वो इस तरह एग्जिट नहीं करते। जिस तरह आपने देखा है हैज़र्ड तरीके से वहां से वो निकले हैं, तो इट शोड दैट दे हैड नो, रातों रात वो तो जाहिर है रातों रात ही अमेरिका चला गया ना छोड़ के। तो सर फिर इसका फिर हल क्या है? मुस्तफा आपसे भी और इम्तियाज साहब से भी जानना चाहता हूँ, तो फिर अब होगा क्या सर आगे? देखिए बहुत खौफनाक सूरत हाल है। हमारा दिल और दिमाग अफगान मजलूम गरीब अवाम के साथ है, जिनके साथ बहुत ज्यादती की है, आलमी कुव्वतों ने भी की है और पाकिस्तान ने भी उसमें हिस्सा डाला है। सर पाकिस्तान ने भी ज्यादती की है? हम बड़ी मुश्किल में है जी। पाकिस्तान ने भी ज्यादती की है
पाकिस्तान ने सर ही डाला 40 साल की जंग में। ये क्या जनरल जावला करते रहे थे और क्या जनरल मुशर्रफ करता रहा था। सर वो तो जहाज था। हिस्सेदार बने हम सोवियत के खिलाफ मुजाहिदीन की जंग हमने लड़ी, हमें बड़ा फख्र है। हमने सोवियत को शिकस्त दे दी, अब हमने अमेरिका को भगा दिया। हम तो इसका बड़ा एजाज लेते हैं, गले में हाथ डालते हैं। तो फिर ठीक है, फिर हम भुगते हैं, इसे अपने जिम्मेदारी लें। अब क्यों मुश्किल बनी हुई है? मतलब ये कैसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्हें ये अंदाजा नहीं है कि अगर अमेरिका इस तरह से चला जाएगा। अब तो आया गलत, और ये जंग साम्राज्य जंग थी। नहीं तो ये सर साम्राज्य जंग तो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे साहब फरमा रहे हैं कि आप अगर सर साथ ना देते तो मोइनुद्दीन हैदर साहब कह रहे हैं तोरा बोरा आपको ही बना देते वो। और $10 बिलियन अमेरिका वहां सालाना खर्च कर रहा था। अब लाइए चीन, रूस और पाकिस्तान लाए ना $10 बिलियन अफगानिस्तान की स्टेट को चलाने के लिए। ये आपने सोचा ही नहीं। देखिए पाकिस्तान सारा बलबा आ गया है। अब आप कह रहे हैं आइए, बड़ी दुहाई दे रहे हैं अफगानों के बेचारों के, बुरी हालत है, मर जाएंगे बेचारे गरीब लोग, खुराक से भूखे मर जाएंगे, दवाई के बगैर मर जाएंगे, शोर बेचारे। सारी OIC इकट्ठी हुई, $30 करोड़ इकट्ठा नहीं हुआ। बड़ी जनाब खतरनाक सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया इमदाद आलम साहब, हैदर साहब, आपका छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक के बाद मुझे एक और अहम खबर है KPK के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे कि जनाब हुआ क्या है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा कि पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करा दिए और हमने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन वो फिर भी हार गए, ये तस्लीम भी कर लिया। और जो उन्होंने तस्लीम किया है इसी पर हम बात करेंगे कि जनाब तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा KPK में। इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। KPK में बल्दियाती इलेक्शन हुए और बड़े अपसेट हुए हैं। वहाँ पर PTI को मुतादिद अजला में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह क्या है। शौकत यूसुफजई साहब ये फरमाते हैं कि हमने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए लेकिन वो फिर भी हार गए। शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में 5 लोग भी जाँ बाग हुए, उन पर भी कातलाना हमला हुआ और हारने की वजह महंगाई की वजह से बल्दियाती इंतखाबात में हमें शिकस्त हुई है। जब मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं PTI की जानिब से, जबकि फवाद चौधरी साहब ने तो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है कहकर कि पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए हैं, यानी इसका क्रेडिट हमें दीजिए। हालांकि वहाँ पर कोई बैलेट पेपर उठा के चला गया, हुल्लड़बाजी भी देखने में आई, ठप्पे लगाते हुए भी बहुत सारे लोग पकड़े गए। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कहा गया कि वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल होने की वजह से ही वहाँ पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। फजल रहमान साहब के सवाल से बड़ा अहम स्टेटमेंट था कि तहरीक इंसाफ की शिकस्त साबित हो गया है कि आम इंतखाबात में धांधली हुई थी, अब धांधली नहीं हुई। तो देख लीजिए हमने क्या कुछ किया है KPK में, किस तरह अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है PTI को। इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि मरीम नवाज ने भी ट्वीट किया इस पर कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। वो कहने जी बड़ी बेआबरू होकर तब्दीली वापस जा रही है और हमने पहले कहा था कि ये सिलेक्टेड लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए KPK में जहाँ गवर्नमेंट मौजूद है, मुसलसल दूसरी उनकी, और उसके बाद बावजूद भी बल्दियाती इंतखाबात में रिजल्ट आपके सामने हैं। बड़े जो शहर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ सारे के सारे बड़े शहरों में PTI को शिकस्त हुई है। जैसे पेशावर सूबाई दारुल-हुकूमत भी है, वहाँ पर JUI फे के उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हुए हैं। इसके अलावा बन्नू से कोहाट, मर्दान, इन तमाम अजला में शिकस्त का सामना करना पड़ा PTI को। अब मसला ये है कि फजल रहमान साहब एक तरफ तो बात कर रहे हैं KPK की, दूसरी जानिब उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि मजहबी क़ुव्वतों के हवाले से, मजहबी जमातों के हवाले से अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल कहा जाता है मजहबी जमातें। लेकिन उन्होंने कहा अमेरिका ने अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत को कबूल कर लिया है तो अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। वो पैगाम दिया है उन्होंने कि जनाब अब तालिबान को मान लिया है अमेरिका ने, तो मजहबी जमातें पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार अगर आती हैं तो अमेरिका के लिए भी वो काबिल कबूल हो जाएंगी, क्योंकि तालिबान अगर काबिल कबूल हैं तो फिर मजहबी जमातें भी काबिल कबूल होंगे। इस पर हम बात कर रहे हैं। मुस्तफा बलोच साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे आगाज़ करता हूँ, KPK में शिकस्त हुई है PTI को ज़्यादातर अजला में, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? गवर्नमेंट उनकी मौजूद है, मुसलसल दूसरी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद अगर शिकस्त हुई है तो उसकी वजह क्या नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं खुद क्योंकि KPK के तूलो अर्ज में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ
और उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो जो फाटा का मर्जर हुआ था वो लोगों ने कबूल नहीं किया उस अच्छा, वो तरह कबूल से, नहीं हुआ। और उसी वजह से जी मैं, क्योंकि मेरी अपनी पार्टी के लोग खड़े हुए थे वहाँ, बिल्कुल। और पोलिंग बूथ के अंदर बकायदा आए हैं जत्थे, और उन्होंने तमाम पोलिंग बूथ के जितने भी वो कागज थे और जितने भी वोट पड़े थे वो जला दिए। सर, ये कौन ये एक लोग थे जगह सर? नहीं, ये कई जगह हुआ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने लोग खड़े हुए थे वहां से, इसलिए मुझे इल्म है। सर, और ये हमारे लोग पास आए और वीडियो, जलाए तो पीटीआई से ताल्लुक था इनका या कोई और थे? नहीं सर नहीं नहीं नहीं, ये कबाइल ने कहा था कि क्योंकि कबाइल के साथ ज्यादती हुई है और कबाइल के साथ किए गए वायदे जो है वो निभाए नहीं वो गए, पूरे नहीं हुए, इसलिए ठीक। वो इस मर्जर को कबूल नहीं करते। उसकी बुनियाद के ऊपर बकायदा कबाइल का, इससे पहले मुझे इलेक्शन से पहले अभी तकरीबन कोई 10 दिन पहले बकायदा एक जिरगा आया है कबाइल का, और उन्होंने कहा कि आप अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर बाकी लोग लड़ेंगे तो फिर हम भी लड़ेंगे, और अगर बाकी लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर हम भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि कुछ और लोग उन्होंने लड़े, लेकिन नतीजा जो है वो ये बकायदा इलेक्शन कमीशन को हम खत लिख चुके हैं इस बात पे। अच्छा। दूसरी बात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के तूलो अर्ज के अंदर सड़कों की हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो निज़ाम तालीम है, निज़ाम सेहत है, वो बहुत बुरे हाल में है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह होकर रह चुका है, और सबसे बड़ा जो मरकजी शहर पेशावर है उसके अंदर मैं कुछ भी ये नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि कोई आदमी जो है वो वहाँ चला जाए। आज से 7 साल पहले गो के मेरी ANP की हुकूमत के साथ कोई ज़्यादा जो है उनका मेरा नज़रिया जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन ANP के दौर के अंदर ऐसे हालात नहीं थे जो अब वहाँ पैदा हो गए हैं। यानी कि वो पेशावर जो एक वक्त में एक इंतहाई खूबसूरत शहर होता था, आज वो एक गंद खाने में जो है वो तब्दील होकर रह गया। वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम होकर रह गया। वहाँ BRT के मंसूबे से जो है वो धज्जियाँ उड़ गईं, और करप्शन का बाजार जो है वो गर्म हो गया। दूसरा यह है कि जो महमूद खान साहब जो कि वजीर आला हैं वहाँ, वो उस्मान बुज़दार प्लस साबित हुए, और अभी तो आपने वहाँ उनकी कारकर्दगी देखी। अब आप जब पंजाब में आएंगे तो आपको बल्दियाती इंतखाबात के अंदर बड़ा वाज़े आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, ये इसका मतलब है कि अलार्मिंग है पीटीआई के लिए कि जनाब जहां मुसलसल दूसरी हुकूमत थी वहां भी हाल देख लीजिए। और अच्छा सर, इसमें एक और बात जो की है फजल रहमान साहब ने, उन्होंने ये बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी देख लीजिए, ये साबित हो गया है कि आम इंतखाबात में धांधली हुई थी, अब धांधली नहीं हो सकी, तो ये हाल हुआ है। जी, तो मेरे ख्याल में ये इस बात को आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखें, अगर बिल्कुल सब सही था तो अचानक JUI जो है वो इतनी बड़ी जो है वो लीड ले गई, ये कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि, और फिर खुद जो वफाकी वजीर पहले रहे इतलात और नशरियात के शिबली फराज साहब जो है वो खुद इकरार कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा हुकूमत है ना PTI का वहाँ सूबाई सदर ही मौजूद नहीं है, और जो फिर आपस में जो लड़ाइयाँ हुई, यानी कि जो गवर्नर साहब का ग्रुप था, जो चीफ मिनिस्टर साहब का ग्रुप था, जो आपके परवेज खटक साहब ने तो बिल्कुल वोट भी जिस तरह डाला वही मजाक बन गया कि वो आपस में जो है वो लड़ पड़े, हम दस्तों गिरब आए। ठीक है। अच्छा, इस पे अब मुस्तफा बलोच साहब, आपकी पार्टी कदर बेहतर कारकर्दगी रही। वैसे कहा जाता पीपल्स पार्टी का शायद इतना है नहीं सिंध से बाहर, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया उससे लगा ये कि जनाब दोबारा रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। देखें अली, सबसे पहले तो मैं कहूंगा अलविदा इमरान खान, अलविदा। इनका वक्त अब पूरा हुआ चाहता है, और जो तब्दीली आई थी KPK में वो आज जो है वो समझ लें रिजेक्ट हो चुकी है वहाँ पे। और जिस तरह DI खान में पीपल्स पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्म किया, इवन पेशावर में परफॉर्म जबरदस्त किया है, और अच्छा खासा वोट बैंक पीपल्स पार्टी का इमर्ज हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में KPK के लिए बेहतर है कि एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी अगर वहाँ पे री इमर्ज होती है, और वहाँ पे अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट भी बनाती है या उस पर स्टेक होल्डर होती है, तो वहां के लोगों के लिए बेहतर है। क्योंकि देखिए, हम पाकिस्तान अभी उस चीज का मुतामिल नहीं है जो पाकिस्तान माजी में फेस कर चुका है ड्यू टू अफगानिस्तान। क्योंकि आपने वो मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट दी, तो मौलाना साहब की स्टेटमेंट तो बड़ी अफसोसनाक है कि वो आज क्या अमेरिका के मोहताज हैं हुकूमत के लिए, कि वो जानबूझ के ऐलान कर रहे हैं या वो अमेरिका को इन्वाइट कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो इन्फ्लुएंस करें पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में। सॉरी, पाकिस्तान इस चीज का मुतमिल नहीं है। पाकिस्तान के लोग डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान की आवाम डिसाइड करेगी कि यहाँ पे कौन हुकूमत करेगा। अच्छा, दूसरी बात मतलब है कि मुस्तफा बलोच, आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि कारकर्दगी बेहतर नहीं है जिसकी वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है ज्यादातर अजला में PTI को?
देखिए वो तो बिल्कुल एविडेंट है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस 0/0 थी, और जिसकी वजह से आप अच्छा, धांधली भी बता दें, धांधली भी बता दें, आप दोनों से मैंने ये पूछना है कि धांधली हुई है या नहीं हुई। देखिए रिजल्ट जिस तरह बहुत सारी जगहों पे डिले हुआ, और इवन पेशावर सिटी में जिस तरह रिजल्ट डिले हुआ और कुछ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो लोग वही कह रहे थे धुंध आ गई है पेशावर में। तो कहने का मकसद है कि ये तो ऑब्जेक्शंस तो हैं, लोगों के रिजर्वेशंस हर पार्टी के इसमें है कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठे हैं इलेक्शंस के ऊपर, लेकिन फिर भी लार्जली अगर आप देखें तो पीटीआई हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम केपीके, रिजेक्टेड फ्रॉम केपीके उन्होंने। और अच्छा, इस पे अब्दुल्ला बिल्कुल साहब आप क्या कहेंगे धांधली के अगर हवाले से मैं आपसे पूछूं तो क्या कोशिशें, जाहिर है गवर्नमेंट थी वहां पर पीटीआई की, कोशिशें हुई होंगी या आप समझते हैं कि नहीं न्यूट्रल थे इस वक्त इदारे भी और पीटीआई ने भी कोशिश नहीं की? जी अब्दुल्ला गुल साहब। अच्छा मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं कि धांधली के हवाले से पीटीआई की जाहिर गवर्नमेंट मौजूद थी, उन्होंने कहा जाता है जी बड़ा असरअंदाज होती है गवर्नमेंट जाहिर है उनकी अगर सूबे में जहां हुकूमत मौजूद है पीटीआई की। नहीं, वो तो नजर आ रहा था जिस तरह पोलिंग से एक दिन पहले जिस तरह वो वीडियोस वायरल हुई जिसमें वो स्टैंपिंग की जा रही थी और बैलेट पेपर्स पे और सारी चीजें, तो ये तो नजर आ रहा था कि बौखलाहट के शिकार थे पीटीआई वाले। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि शौकत यूसुफजई जो कि इनके प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं और शिबली फराज साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, दे आर एक्सेप्टिंग इट कि वो फेल हो चुके हैं और उसकी वजह महंगाई, नाअहली, नाकामी रही है। उन्होंने महंगाई तो कहा है, उन्होंने यूसुफजई ने कहा है कि जनाब महंगाई की वजह से बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त हुई है, और शिबली फराज साहब ने भी इसी से मिलती बात की उन्होंने। लेकिन इसमें आप ये समझते हैं कि जो एक पैगाम गया कि शायद इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं इसलिए वहां शिकस्त हुई इनको, इसका भी किसी हद तक कोई ना कोई किरदार है? देखिए इस पे तो अब मैं कहूंगा कि ये तो एक ट्रेलर था जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है। अब लेट्स सी पंजाब में किस तरह होता है और क्या पंजाब में क्या वाकई में इसी तरह का आपको न्यूट्रल माहौल नजर आएगा या नहीं। अच्छा, कारकर्दगी पे बात हो रही है, ये तो सारी जाहिर। इस पे अब्दुल्ला हमीद आवाज आ रही है आपको? सर क्या कहेंगे, ये वाकई इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए इलेक्शन? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, धांधली हुई है और बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई है। मैं यही गुजारिश कर रहा था, आपको उस टाइम पे आवाज नहीं आ रही थी जी। हमने 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन को बकायदा सबूतों के साथ जो है वो और वीडियोस के साथ जो है वो हमने भिजवा दिया है कि जनाब धांधली हुई है, और पहले से छप्पे लग के खड़े हुए थे, और अभी जिसका जिक्र भी मेरे भाई यहाँ फरमा रहे थे, और हमें मालूम है कि धांधली हुई है और बड़ी हुकूमत की सरपरस्ती में हुई है, और बाकायदा मिनिस्टर्स ने ऐलान किया। उसके अंदर अली अमीन गन्नापुर साहब की तो बिल्कुल मौजूद है वीडियो, बिल्कुल। हाँ, मतलब हर चीज मौजूद है, सारी चीज। अभी भी धांधली नहीं है। और देखें, सबसे बड़ी धांधली तो यही है कि आपका फॉरेन फंडिंग केस जो है आज तक उसका कोई पता नहीं चला। जो बिलियन ट्रीज जो सुनामी है उसके मुतालिक कोई फैसला नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? बाकी पार्टियों के मुतालिक आ रहा है, तो इस पार्टी को नहीं सर, फैसला नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा, तो इस पे भी आप समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट का कुछ मसला है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो भी होती है, देखिए ना, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, उसके पास सर गवर्नमेंट के तो खुद तहफ्फुज़ात हैं सर इलेक्शन कमीशन के हवाले से। वो तो जला देने तक की बातें उन्होंने की हैं, धमकियां भी दी उन्होंने। उसके बावजूद लोग तो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन अभी तक तो नहीं आया उनके ज़ेर असर। तमाशा तो ये जो ज़बानी कलामी जो बमबारी होती है वो चलती रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत असरअंदाज जरूर होती है। ये ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत, अगर एक तरफ हुकूमत कहे कि हम इलेक्शन कमीशन का फंड रोक लेंगे, जो कि गैर आईनी बात है, बिल्कुल गैर कानूनी बात है, इसके ऊपर कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, इदारे भी न्यूट्रल हुए, और मेरे ख्याल में अभी लोगों को इस जो खैबर पख्तूनख्वा की रवायात हैं वो वैसे भी ये कहती हैं कि एक दफ़ा से ज़्यादा दूसरी दफ़ा लोग आजमाते नहीं हैं, और लोग अब इतने तंग आ गए कि उनके जो वर्स्ट राइवल थी पीटीआई की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात, वो आज आप देखें कि वो उसने एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो। इसका मतलब है कि सर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मुहिम थी वो इतनी अच्छे अंदाज से उन्होंने चलाई है कि पीटीआई में कि हुकूमत होते हुए पीटीआई जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकी। तो ये तो फिर है ना। अभी आप देखें, अभी आप पंजाब को बारी आने दें, दीगर सूबों की आने दें, आपको पता चल जाएगा। ये जो जाली मैंडेट लेके आए थे पीटीआई, ये जाली मैंडेट ज्यादा देर चलेगा नहीं। मसला ये है कि इनकी किल्ली खुल गई है। अभी जो
बुनियाद है पाकिस्तान की सिर्फ महंगाई नहीं है, बल्कि इसके अलावा बद इंतजामी है, उकरबा परवरी है, उसके अंदर जो है वो आपकी मिसमैनेजमेंट के साथ साथ आपकी जो है वो बदनीयती भी शामिल है। और जो ख़ास तौर पे जो अवाम के साथ जो कि खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर पे जो मर्जर के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आपके हाथ से बाहर निकल गई है। जो पुलिस का निज़ाम बर्बाद किया, जो कि एक ज़माने में एक मिसाली पुलिस हुआ करती थी, तो जो दुरानी साहब ने बनाई थी, दुरानी साहब ने बनाई थी। सर दुरानी साहब दोबारा भी आए लेकिन फेल हुए। इस पर राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, नून लीग के MP है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया। राना साहब क्या कहेंगे, वहाँ कारकर्दगी खान साहब की अच्छी नहीं थी इसलिए शिकस्त हुई है और पंजाब का नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी। देखें, ये बड़ी अहम जो बात है, KPK में इनको जिस तरह शिकस्त हुई है, अगर पंजाब में तो डेफिनेटली इनको इससे भी बुरी होनी है, लेकिन वो तो फिर भी कह सकते कि ठीक है जिधर नून लीग बड़ी मजबूत है, लेकिन 8 साल से यहाँ ये हुकूमत कर रहे थे और इनका दावा था कि हमने वहाँ दूध और शहद की नहरें बहा दी, वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर वो किया शेख अली के ख्वाब, वो शिकस्त जो है ये इनसे संभालनी है। ये अब वाकई वो तब्दीली वापस जा रही है। ये सुनामी आया था ना, हम तो तबाह हुए, मुल्क तबाह हुआ है। तो मरीम नवाज ने कहा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। आप समझते हैं KP में चली गई है या पंजाब का नंबर है, उसके बाद फिर वफाक? इंशाल्लाह मैं वही बात ये हाँ का दावा था कि सुनामी लेकर आ रहा है, तो सुनामी का असूल है जब वो आता है तबाही लाता है, जब वो वापस जाता है ना उससे ज्यादा तबाही होती है। वापस PTI की तबाही है। ये अब वापसी हो गई है इनकी, ये एक्सपोज हो चुके हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। KPK का इन्होंने बेड़ागर कर दिया और पूरे पाकिस्तान का बेड़ागर कर दिया है। जाली पुलाव पिलाते हैं, कभी करते हैं कराची को 1100 रुपए का पैकेज देते हैं, कभी अरबों रुपए का ऐलान करते हैं। ऑन ग्राउंड एक प्लानिंग नहीं, एक ये हॉस्पिटल नहीं बना सके, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना, एक मोटरवे नहीं बना सके, कोई पॉलिसी नहीं है। वो तो सारी चीजें डाल दी ना उन्होंने आप पर कि नून लीग वाले छोड़कर कुछ नहीं गए, हम तो वही कर्जे उतारने में लगे हुए। मैनेजमेंट तो इनके जिम्मेदार है, हुकूमत तो इनके पास है ना। बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और ये हमारा दावा सच्चा साबित हो गया, साथियों के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। पहले इन्हें लाया गया, जैसे PDM का जो मौकफ है मियां नवाज शरीफ का, ये सिलेक्टर है। आप देखें जरा बैसाखियां हटी हैं तो ये तमाम तर दांधली के बावजूद। अच्छा, इस बात पे सर आप मुत्तफिक हैं, बैसाखियां हट गई हैं, न्यूट्रल हो गया सारा मामला? मेरे तो ख्याल है यही बात है। अदरवाइज अच्छा ये हिस्ट्री लिख रहे हैं, आम तौर पे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें आप, सिटिंग गवर्नमेंट हमेशा बलदियाती इलेक्शन जीतती है, सिटिंग गवर्नमेंट हमेशा ज़मीनी इलेक्शन भी जीतती है। बिल्कुल ऐसा तो है। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अपने सारे जिनकी जो अवामी मकबूलियत का अंदाजा इस हिसाब से लगा लें, अवाम की नफरत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जितने ज़मीनी इलेक्शन हारे हैं और KPK में बल्दियाती इलेक्शन में इन्होंने जो कुट पड़ी है, अच्छा वो तारीख कुट है। जी जी। अच्छा मुस्तफा बलोच साहब, आप ये बताइए कि जरदारी साहब ने भी बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है आज। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं मुल्क चलाने का फार्मूला बताएं, हम कहते हैं पहले इनको फारिग करो फिर हमसे बात करो। सर ये उन्हीं की तरफ इशारा है जिनके बारे में राणा साहब फरमा रहे हैं कि न्यूट्रल हो गए? जी देखें, जरदारी साहब की जो सियासत है और जो उनकी सोच है उसके तो तमाम ही पाकिस्तान में लोग जो है वो फैन है, क्योंकि जितनी वो फॉरवर्ड थिंकिंग और जितनी वो दिल उनका बड़ा है बाकी चीज़ों में, आप देखें ना जितना उन्होंने बर्दाश्त किया इस 3 सालों में उतना तो कोई नहीं कर सका। लोग तो चले गए मुल्क छोड़ के, लेकिन उन्होंने फेस किया। आज वो देखें, वही पीपल्स पार्टी जिसको लोग कहते थे सिंध तक महदूद है, वो पीपल्स पार्टी KPK में री इमर्ज होके। सर आपके लिए भी अलार्मिंग नहीं है मुस्तफा बलोच साहब, ये सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है? KPK में जिनकी गवर्नमेंट थी वो बल्दियात वहां से हारे हैं, सिंध में आपकी कारकर्दगी भी ऐसी नहीं है। सर आपके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है ये? देखिए वक्त बताएगा। अगर सिंध में हमने परफॉर्म किया है तो आप देख लीजिएगा, सिंध में लोकल बॉडीज जो इलेक्शन होंगे उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो दूध का दूध पानी का। अच्छा सर एक छोटी सी बात बीच में, उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस उनकी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। सर क्या वसीम अकरम प्लस आ तो नहीं रहे आपकी पार्टी में? एक शादी की तकरीब थी, वहां पे मुलाकात हुई उनकी,
तो वो तो आपको पता है हो जाती है लोगों की कोई सर बड़ी तवील गुफ्तगू भी हुई बड़े अच्छे अंदाज से। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक ऐसी ओकेजन था, वहां पे उनकी मुलाकात हो गई। तो बाकी वो जहाँ है मेरे ख्याल में वहीं खुश रहें, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी में जो है वो जो हमारे पुराने जाले हैं वो माशाल्लाह तैयार हैं। लाहौर में इंशाल्लाह अगली हुकूमत हमारी होगी। बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब आपका, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद गुल साहब का, राना मोहम्मद अब्दुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की ख़ासतौर पर बल्दियाती इलेक्शन, KPK और IC इजलास जो 41 साल बाद पूरी उम्मा इस्लामाबाद में इकट्ठी हुई। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।